नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर्स टॉक में। हाइपरटेंशन आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। हाइपरटेंशन को आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इस बीमारी का समय रहते इलाज कराने के लिए सबसे पहले जरूरी है इसके लक्षणों को पहचानना। आमतौर पर यह तब होता है जब ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा दबाव होने लगता है। आपको बता दें, अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाए तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। आपको बता दें, इसके बहुत से कारण हैं, जैसे बढ़ती उम्र, मोटापा, खराब खान पान, खराब जीवन शैली। और क्या क्या कारण है इसके। हाइपरटेंशन किस वजह से होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे आप हाइपरटेंशन से दूर रह सकते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद है। डॉक्टर विकास अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर चंद्रगुप्ता अग्रवाल हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सितारा पॉलीक्लिनिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस एक्सपर्ट, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डायरेक्टर, न्यूटेमा हॉस्पिटल, ऑप्टिमा हॉस्पिटल, मेरठ। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, जुड़े हुए हैं सिविक हॉस्पिटल, देहरादून से। आप सभी का हमारे इस खास शो में स्वागत है। डॉक्टर विकास अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाइपरटेंशन क्या है और ये कैसे होता है? हाइपरटेंशन को अगर हम दूसरे टर्म में बोलेंगे तो उसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जा सकता है। तो इसके लिए मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो प्रेशर होता है, जो ब्लड हार्ट पंप करता है धमनियों में, वो जो प्रेशर या फोर्स जो होता है उसको हम लोग नापते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर की तरह उसको हम लोग मापा जाता है। वही ब्लड प्रेशर या प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। अगर हम हाइपरटेंशन को नापने की प्रक्रिया को बोले तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। और हाइपरटेंशन की जो रीडिंग आती है उसमें दो रीडिंग्स होती है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कई बार हम लोग हायर ब्लड प्रेशर बोलते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम लोग नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जनरली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक को हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन वही ब्लड प्रेशर अगर 140 और 90 के ऊपर अगर हो जाए तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इस बीच 120 और 140 के बीच वाले ब्लड प्रेशर को कई बार हाई नॉर्मल या प्री हाइपरटेंशन या प्री हाई बीपी बोला जाता है। सो जनरली मोर देन 140/90 हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और ये देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक और डिफरेंट बीमारियां डिफरेंट ऑर्गन्स में बढ़ती हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा इश्यू है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर विकास अग्रवाल आपसे है, हाइपरटेंशन होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन के अगर हम कारणों की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन इज जिसमें कि हमको कोई कारण नहीं मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। अगर हम मरीजों की बात करें तो अराउंड मोर देन 90% ऑफ मरीज जो हाइपरटेंशन के होते हैं वो एसेंशियल हाइपरटेंशन से ही ग्रसित होते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन बेसिकली ये होता है कि एज के साथ मिलता है। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसको हाइपरटेंशन या इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अगर हम 65 इयर्स के ऊपर के लोगों में देखें तो 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित पाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन के डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो होता है वो होता है कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की, जैसे पेरेंट्स में हो या ब्रदर सिस्टर में हो, उनको हाइपरटेंशन होने की ज्यादा संभावना होती है। इसके अलावा डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स और जो होते हैं, आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल कैसी है, आप सॉल्ट कितना खाते हैं, सॉल्ट का एसोसिएशन हाइपरटेंशन से देखा गया। जो ज्यादा सॉल्ट खाते हैं उनके में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा मोटापे के साथ, डायबिटीज के साथ और डिफरेंट लाइफस्टाइल जिनको स्ट्रेस ज्यादा होता है या वर्क स्ट्रेस है, ये सब लोगों में हाइपरटेंशन की ज्यादा इंसिडेंस देखा जाता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के अलावा कुछ हाइपरटेंशन जो कि 8 से 10% लोगों में पाया जाता है, जो कि यंगर एज में भी पाया जा सकता है, उसको हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब ये होता है कि
डिफरेंट ऑर्गन की बीमारी की वजह से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है किडनी डिजीजेस, जिसमें कि किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि थायराइड की किसी को बीमारी हो, ड्रग्स कुछ कॉज करती हैं हाइपरटेंशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये सब कुछ सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोर कॉमनर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि एज के साथ देखा जाता है कि बढ़ता है। डॉक्टर विकास अग्रवाल, ये बताइए कि हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है? हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण जो होते हैं, एक्चुअली हाइपरटेंशन को हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर। तो बहुत लोगों में, मैक्सिमम लोगों में हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके में हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है जब वो कहीं और कारण से अपना जस्ट बीपी, कई बार होता है कि किसी डॉक्टर के पास कोई और बीमारी के पास की वजह से गए और उसमें बीपी चेक कराया तो बीपी बढ़ा हुआ मिला। तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं होते हैं और साइलेंटली पड़ा होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर चेक कराना नियमित बहुत जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि कुछ लक्षण हाइपरटेंशन के नॉन स्पेसिफिक मिल सकते हैं, जैसे कि किसी को बहुत थकावट होना, हेडेक होना, हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चक्कर आना, चेस्ट पेन होना, चलने पे सांस फूल जाना, आंख से देखने में दिक्कतें होना जैसे कि ब्लरिंग ऑफ विजन होना, ये सब कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं, जिसमें कि होने पे आपको ब्लड प्रेशर अपना चेक कराना चाहिए। कुछ लोग जिनमें हाइपरटेंशन बहुत दिनों से प्रेजेंट रहता है लेकिन वो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराए हैं या होने के बावजूद भी उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक्स। ये सब हाइपरटेंशन की वजह से कुछ लोगों में जिनमें बहुत दिनों से हाइपरटेंशन होता है और जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है, उसमें ये बीमारियां हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। डॉक्टर चंद्रा, अगर किसी शख्स को हाइपरटेंशन के लक्षण होते हैं तो उसे कैसे समय पर चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए? देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसको साइलेंट किलर कहते हैं। मतलब ये कि शुरू में हाइपरटेंशन के कोई खास लक्षण नहीं होते, डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि हाइपरटेंशन हो सकता है, वो देखता है और कहता है भाई तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स हो भी जाते हैं जब हाइपरटेंशन काफी बढ़ा हुआ होता है, जैसे सिर में दर्द, चक्कर, सीवीएस, स्मॉल अटैक्स ऑफ वीकनेस, पैरालिसिस जो ठीक ठाक हो जाती हैं, या कभी कभार जो हार्ट की बीमारियां होती हैं हाइपरटेंशन के साथ। लेकिन पर से हाइपरटेंशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कि बहुत ज़्यादा ना हो जिससे कि प्रॉब्लम्स हो। अच्छा, जब ये होती हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ये ब्लड प्रेशर इस काबिल है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। जब हमारा ब्लड प्रेशर ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 1 क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। जब ये 120 से 130 हो जाता है तब हम इसको ग्रेड 1 कहते हैं सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से नीचे रहे तो हम कहते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया भाई। या ऐसे ब्लड प्रेशर का इलाज हम दवाओं से नहीं करते, हम मरीज से कहते हैं भाई तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तुम थोड़ा नमक कम खाओ, सुबह शाम टहलो, अगर शराब पीते हो, सिगरेट लेते हो तो वो बंद कर दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। फिर ग्रेड 1 आता है। ग्रेड 1 में होता है कि वो 130 से 140 और नीचे वाला 80 से 90 हो जाए। ऐसा अगर 140/90 तक पहुंचता है तो हम कहते हैं भाई ये ग्रेड 1 हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इसका ट्रीटमेंट होना ही है। अब अगर ये लाइफ स्टाइल से जो मैंने पहले बताया कि स्ट्रेस अपनी रिड्यूस करो, योगा करो, नमक कम खाओ, सुबह शाम टहलो, सिगरेट अल्कोहल बंद कर दो, इन सब से ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। ये ट्रीटमेंट हम देंगे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन के लिए। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता है, वी शैल स्टार्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट्स with multiple drugs which are available to us, right from beta blockers, alpha blockers, other type of the peripheral is vascular dilators or sympatholytics or central acting drugs। इन सबको हम इस्तेमाल करके इसको डाउन कर लेते हैं। डॉक्टर चंद्रा, ये बताइए कि हाइपरटेंशन में क्या-क्या संभावित कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाइपरटेंशन की वजह से दो तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
एक तो हाइपरटेंशन की वजह से इटसेल्फ या हाइपरटेंशन की वजह से होने वाले विभिन्न ऑर्गन्स में तकलीफें। हाइपरटेंशन जब बहुत ज्यादा होता है, जैसे 180/120, तब इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, और ऐसे में हाइपरटेंशन का फौरन इलाज करना चाहिए दवाओं से, जिससे कि कोई अनटूवर्ड्स इफेक्ट जैसे हेमरेज वगैरह है दिमाग में या जैसे हार्ट में नेक्रोसिस वगैरह है वो ना हो। दूसरी चीज, अगर ये और ज्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो उसमें फाइब्रिनस नेक्रोसिस होती है वेसल्स की, वेसल मरने लगती हैं, और जब ये वेसल्स मरने लगती हैं तब बहुत सारे ऑर्गन में डिफेक्ट पैदा करती हैं, जैसे ब्रेन में इट कैन कॉज एनकेफेलोपैथी, इट कैन कॉज हेमरेजेस, इट कैन कॉज इन्फार्क्शंस, उससे स्ट्रोक वगैरह सब हो सकते हैं। या किडनी में ये एल्ब्यूमिन पैदा करती है, किडनी की प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन पैदा कर सकती है, या हार्ट में कोरोनरी वेस्कुलर डिजीजेस पैदा कर सकती है। तो ऐसे में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का इलाज एज ए इमरजेंसी करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। 180/120 विदाउट वेस्कुलर प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ये कहलाती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो यहाँ तो ये हुआ। दूसरे हाइपरटेंशन से हमारे दिमाग की वेसल्स मोटी पड़ जाती हैं, उससे स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट में बार बार स्ट्रोक हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसी तरह से किडनी में प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन होता है, उसको कहते हैं कि हाइपरटेंसिव रीनल डिजीज। पेरिफेरल वेसल्स भी अक्सर एसोसिएटेड होती हैं हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज से, उसकी वजह से पेरिफेरल वेसल्स में गैंग्रीन हो सकती है, क्लॉडिकेशन हो सकता है, और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब बीमारियां मिलके हाइपरटेंशन को एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज बना देती हैं, जिसमें सारा शरीर के ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा, ये बताइए कि हाइपरटेंशन से गंभीरता कितने समय बाद बढ़ जाती है? हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कंटिन्यूअसली गंभीर होती चली जाती है। तो डे 1 से अगर ये हुआ है तो धीरे धीरे ये वेसल्स में अपनी खराबी पैदा करती रहती है, जो दिखाई दे या ना दे। तो इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। बहुत धीमे धीमे अपनी बढ़ाती रहती है, उसके बाद किसी भी रोज इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है, या एंजाइना जो चलने में सीने में दर्द वगैरह होता है वो हो सकता है, या एकदम से पैरालिसिस के अटैक्स हो सकते हैं, या आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या धीरे धीरे इससे गुर्दा भी खराब हो जाता है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है इसमें। और इस तरह से ये गंभीर, बहुत गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। कहने को तो ये दूसरे ऑर्गन में बीमारियां हैं, हार्ट अटैक और वजह से भी हो सकता है, स्ट्रोक और वजह से भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन रहते हुए भी हो सकता है। तो ये बीमारियां होती तो हाइपरटेंशन के साथ भी हैं और बिला साथ भी हैं, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ ही काफी गंभीर बीमारियां जो आती जाती हैं और फिर हमको परेशान करती हैं। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हाइपरटेंशन अन्य रोगों और अंगों पर भी असर डाल सकता है? हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन बीमारी है और ये पूरे शरीर को असर करती है। हमारे शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाती है और सेरेब्रल स्ट्रोक बढ़ाती है, हार्ट डिजीज बढ़ाती है, किडनी डिजीज बढ़ाती है, इवन पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कर सकती है। तो हाइपरटेंशन एक आइसोलेटेड डिजीज नहीं है, ये पूरे शरीर को ग्रसित करती है। डॉक्टर संदीप, ये बताइए कि हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसकी जांच में क्या-क्या शामिल होता है? हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक स्फिग्नोमैनोमीटर की आवश्यकता है। उसके द्वारा आप लगातार अपना ब्लड प्रेशर जांच करें और आपका अगर ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर आए तो आप एक हाइपरटेंशन घोषित हो जाते हैं। परंतु हाइपरटेंशन कंफर्म करने के लिए हमें इसके और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है जो कि 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती है, और उससे हम और बातें पता लगा सकते हैं कि जैसे पेशेंट कोई नाइट डिपर है, नाइट के टाइम में ब्लड प्रेशर कम होता है, मॉर्निंग सर्जर है, मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई स्ट्रेस के टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह के जो पेशेंट जो छुपे रहते हैं, जिन्हें हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं या सूडो हाइपरटेंशन कहते हैं, ऐसे पेशेंट को भी हम एबीपीएम द्वारा डायग्नोस कर पाते हैं। तो सिंपल एक स्फिग्नोमैनोमीटर
मीटर के द्वारा आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करते समय कुछ खामियां होती हैं, जैसे पेशेंट स्ट्रेस में ना हो। जैसे आप क्लिनिक में एंटर करता है तो क्लिनिक में एंटर करते ही उसका ब्लड प्रेशर ना नापें, कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट का समय दें, पेशेंट को सेटल डाउन होने दें। और जब लगातार 2-3 रीडिंग आपको मिलती है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आता है, तब पेशेंट को हाइपरटेंशन घोषित करना चाहिए और पेशेंट को एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन है और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, और इस डिजीज के अंदर अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लेटर ऑन आपके बॉडी को डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन डिजीज, हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डिजीज। तो हाइपरटेंशन इज अ डिजीज विच इज जो हम उसका ध्यान रखने की कोशिश ध्यान रखना चाहिए, जबकि हम इतना ध्यान उसका नहीं रखते हैं। डॉक्टर संदीप, मेरा अगला सवाल आपसे है, हाइपरटेंशन का उपचार कैसे किया जाता है और किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरटेंशन के लिए अगर हम देखें तो बड़ा आसान है। अगर आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर पर जाएं या फिर नॉन मेडिकल डॉक्टर पर जाएं तो वो डेफिनेटली ये कहेगा कि आपको हाइपरटेंशन के लिए एक एम्लोडिपिन 80 ले लीजिए। बट हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट अब 360 डिग्री चेंज हो गया है। हाइपरटेंशन के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जो 5 मुख्य दवाइयां हैं ABCDE, ए से आपका ARBs और ACE इनहिबिटर्स, बी से आपका बीटा ब्लॉकर्स, सी से आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी से डायरेटिक्स और ई से अदर जो ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल। तो जो मेन ड्रग है हमारी इस समय वो ए से ARBs हैं, इसके बाद फॉलोड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ए से ARBs में आपका टेल्मिसार्टन है, ऑल्मिसार्टन है, आपका राइमीप्रिल है, एनालप्रिल है, बेंजाप्रिल है। इसके अलावा आपका जो CCBs के अंदर आपका सिलेडिपिन है, एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन है, इस तरह की दवाइयां। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आपका मेटोप्रोलॉल है, कार्बिडोल है, बेसाप्रिलोल है, इस तरह की दवाइयां हैं। और अदर ड्रग्स के अंदर जो हमारे पेशेंट्स के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स हैं, मिथाइल डोपा है, क्लोनिडीन है, मिनीप्रेस एक्सेल है, अल्फा ब्लॉकर्स हैं। तो इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर रेजिस्टेंट है और नहीं काम होते, इस समय आजकल सिंपैथोलिटिक मेथड्स भी आते हैं जिसमें हम की पेशेंट के स्पाइन को पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं उनको काट देते हैं, जिसके बाद जिसके साथ में ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ब्लड प्रेशर, वेदर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेफिनेटली ड्रग रिक्वायरमेंट इज क्वाइट हाई, बट अगर किसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन तो यूजुअली 1 या 2 ड्रग से पेशेंट कंट्रोल हो जाता है। आजकल जो कॉम्बिनेशन पिल है उसका बहुत चलन है और कॉम्बिनेशन पिल इज डेफिनेटली बेटर एज कंपेयर टू सिंगल पिल, क्योंकि कॉम्बिनेशन पिल के अंदर कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं एंड बेटर कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट एक सिंगल ड्रग के अलावा। डॉक्टर विक्रम, ये बताइए कि हाइपरटेंशन के मरीज को कितने समय तक दवाई की आवश्यकता होती है? हाइपरटेंशन एक बार डायग्नोस हो गया तो करीब करीब सभी मरीजों को लाइफ लॉन्ग जीवन भर दवाई खाते रहनी पड़ेगी। उसको डोज हम कई बार कम ज्यादा कर सकते हैं, दवाई का जो सॉल्ट है वो कई बार बदलना पड़ सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग हमें दवाई खाते रहनी पड़ेगी। और उसको कई मरीज जब कहते हैं मुझे आज ठीक महसूस हो रहा है, उसके बाद वो दवाई बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दवाई का डोज कम ज्यादा कर सकते हैं बीपी की रीडिंग के मुताबिक, लेकिन हमें पूरे जीवन भर अपनी दवाइयां लेते रहेंगे। डॉक्टर विक्रम, ये बताइए कि हाइपरटेंशन से प्रभावित व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करने की सलाह दी जाती है? हाइपरटेंशन को काफी हद तक हम लाइफस्टाइल डिजीज भी आजकल कह सकते हैं। एंड हमारे देश में लगभग 20 साल के अगर ऊपर के लोगों की बात करें तो लगभग 20 से 30% लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई गई है। उनमें से काफी लोगों को पता ही नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर भी है। हम लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो उसमें से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें वेट को कंट्रोल रखने में भी इनडायरेक्टली मदद करेगी। फिजिकल एक्टिविटीज से मेरा मतलब है कि काफी तेज एक्सरसाइज, जिसको स्टर्नस एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, 75 to 150 मिनट्स इन अ वीक, एक सप्ताह में 75 से 150 मिनट की एक्सरसाइज हम तेज रोज चलना जिसको बोलते हैं, ताकि लगभग आपको पसीना आ जाए। या फिर एरोबिक एक्सरसाइज लगभग 150 से 300 मिनट की पर वीक हम कर सकते हैं। अपना वजन नियंत्रण में रखना होगा। एक BMI करके एक रीडिंग होती है जो वजन और हाइट के ऊपर निर्भर करती है। हमें अपना BMI 25 के नीचे रखना चाहिए किसी भी हालत में। खान पान में बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिसमें हमें फैट वाली चीजें कम से कम लेनी है, नमक का इस्तेमाल कम से कम हम खाने में करें,
एक रफ गाइड हो सकता है कि लगभग एक टी स्पून जो छोटी चम्मच होती है, लगभग उतना नमक हम दिन भर में ले सकते हैं। बाकी अन्य डाइट में चर्बी या वसा की मात्रा कम करने के अलावा हमें पोटेशियम रिच चीजें जो होती हैं, जिनमें पोटेशियम ज्यादा होता है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। और अगर किसी को शुगर है, शुगर से रिलेटेड जो और दूसरी जो परहेज है, उनमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा वेट नियंत्रण, कोई अल्कोहल ले रहा है उसको मिनिमम पे ले आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बंद कर दें अल्कोहल इंटेक। स्मोकिंग ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है, उनमें हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर कोई धूम्रपान करता है तो धूम्रपान को बंद करना पड़ेगा, धूम्रपान ना करें। इसमें एक्टिव और पैसिव धूम्रपान दोनों ही आते हैं। डॉक्टर विक्रम, मेरा सवाल आपसे यह है कि इसमें जीवन शैली और हाइपरटेंशन के प्रबंधन के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे? स्वस्थ जीवन शैली, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ही एक्टिव मोड में रखने की आवश्यकता होगी। रोज हमें 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है और हमें अपना वजन नियंत्रण में रखना है। इस तरह की चीजों के अलावा योगा, इस तरह की जो मेडिटेशन वगैरह है, वो हमें बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि बीपी के मरीजों में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो अगर हम रेगुलर योगा करते हैं किसी योगा ट्रेनर के अंडर में, वो हमें काफी हेल्प करेगा। हमने बताया कि स्मोकिंग, अल्कोहल से परहेज रखना पड़ेगा, धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना पड़ेगा, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें और अपना वजन नियंत्रण में रखें, ताकि बीएमआई 25 के नीचे रेगुलर बना रहे। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर माना जाता है। कई बार लंबे समय तक इसके लक्षण समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि आप इसके प्रति सतर्क रहें। डॉक्टर्स ने आज आपको जानकारी दी, उसे हमेशा ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन जी सकें।